हेलो स्टूडेंट्स, इस स्टडी पॉइंट में मैं एसके चौधरी एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज अपन पढ़ने वाले हैं तत्वों के गुणों में आवर्तिता, यानी जो आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल अपन ने पढ़ी है, उस आवर्त सारणी में तत्वों के गुणों में एक निश्चित क्रमिक परिवर्तन पाया जाता है, एक निश्चित पैटर्न पाया जाता है और उसके बारे में अपन अध्ययन करने वाले हैं। यानी किसी भी तत्व का कोई भी भौतिक या रासायनिक गुण है, उसको आवर्त सारणी में स्टडी करेंगे। जैसे आवर्त सारणी में अगर अपन तत्वों की रासायनिक क्रियाशीलता की बात करें, तो जो अपनी आवर्त सारणी है उसमें अगर आप बाएं से दाएं जाओगे तो पहले वर्ग से जैसे जैसे आप धीरे धीरे आगे की ओर जाओगे तो तत्वों की रासायनिक क्रियाशीलता कम हो जाती है, लेकिन बाद में जैसे आप बीच के बाद में वापस आगे बढ़ना चालू करते हो तो रासायनिक क्रियाशीलता वापस बढ़ने लगती है। यानी प्रारंभ में क्रियाशीलता कम होती है और बाद में वापस बढ़ती है। इसी तरह से जितने भी गुण होते हैं सभी में एक क्रमिक परिवर्तन होता है। कुछ गुण बाएं से दाएं जाने पर बढ़ते हैं, कुछ में कमी होती है और उन्हीं के बारे में एक एक करके अपन अध्ययन करने वाले हैं। और आज के टॉपिक में पहला गुणधर्म अपन पढ़ेंगे परमाणुकीय एवं आयनिक त्रिज्या, यानी तत्वों की साइज, उनके आकार, उनकी त्रिज्या के बारे में पढ़ेंगे कि आवर्त सारणी में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। सबसे पहली बात, परमाणुकीय त्रिज्या किसे कहते हैं? आयनिक त्रिज्या अलग होती है, परमाणुकीय त्रिज्या अलग होती है, दोनों को अलग अलग पढ़ेंगे। सबसे पहली बात, परमाणुकीय त्रिज्या क्या होती है? किसी परमाणु के नाभिक से लेकर के और बाह्य तक इलेक्ट्रॉन, ये जैसे सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है, तो इन दोनों के बीच की दूरी, ये तो त्रिज्या तो अपन नॉर्मली जानते हैं, वृत्त की त्रिज्या क्या होती है? नाभिक से परिधि तक की दूरी। ठीक वैसे परमाणु की त्रिज्या होती है। लेकिन जिस प्रकार से हम वृत्त की त्रिज्या का मापन कर लेते हैं आसानी से, उस प्रकार से परमाणु की त्रिज्या मापना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि परमाणु बहुत ही छोटा, बहुत अत्यंत सूक्ष्म कण है और उसका मापन करना, उसकी त्रिज्या को मापना, ये बहुत कठिन कार्य होता है। परमाणु की त्रिज्या मापना बहुत ज्यादा हार्ड, बहुत ज्यादा टिपिकल कार्य है। तो फिर परमाणु की त्रिज्या को कैसे मापा जाएगा? इसके लिए अपन परमाणु की त्रिज्या को डिवाइड करेंगे तीन भागों में। नंबर 1 सहसंयोजी त्रिज्या, नंबर 2 धात्विक त्रिज्या और नंबर 3 वान डेर वाल त्रिज्या। तीन प्रकार की त्रिज्या होती है। किसी भी परमाणु की त्रिज्या को मापने का तरीका होता क्या है? नॉर्मली तो नहीं माप सकते, तो फिर परमाणु की त्रिज्या के मापने का तरीका ये होता है कि जो दो निकटतम परमाणु हैं, ये मान लीजिए जैसे हाइड्रोजन के दो क्लोज परमाणु हैं, तो अपन क्या करते हैं, इन दोनों के बीच की दूरी माप लेते हैं। दोनों के नाभिक हैं, उनके बीच की दूरी ये माप लेते हैं और इसका फिर आधा करते हैं, तो लगभग परमाणु की त्रिज्या जाएगी। सटीक परमाणु की त्रिज्या का तो मापन नहीं कर सकते, लेकिन इस तरह से लगभग परमाणु की त्रिज्या का मापन कर सकते हैं। और ये दोनों परमाणु, दो परमाणु पास पास मतलब बंधे हुए हैं, तो वो कौन से आकर्षण बल से बंधे हुए हैं, उसके आधार पर ये अपने त्रिज्या को तीन भागों में बांटा है। हो सकता है वो दोनों परमाणु सहसंयोजी बंध के द्वारा जुड़े हुए हों। सहसंयोजी बंध आपने 10th क्लास में पढ़े होंगे कि इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से जो बंध बनते हैं उनको सहसंयोजी बंध कहते हैं। तो हो सकता है वो परमाणु सहसंयोजी बंध के द्वारा जुड़े हुए हों, तो उसकी त्रिज्या को अगर आप मापेंगे तो उसको हम सहसंयोजी त्रिज्या बोलेंगे। हो सकता है वो धात्विक बंध के द्वारा जुड़े हुए हों, किसी धातु के परमाणुओं के बीच में जो अट्रैक्शन होता है उसको धात्विक बंध कहते हैं। किसी भी धातु जैसे सोडियम धातु है, सोडियम धातु में बहुत सारे परमाणु हैं, तो ये आपस में जिस आकर्षण बल के द्वारा बंधे हुए रहते हैं उसको धात्विक बंध कहते हैं। तो अगर परमाणु धात्विक बंध के द्वारा जुड़े हुए हैं और उसकी त्रिज्या आप ज्ञात कर रहे हैं तो उसको हम धात्विक त्रिज्या कहेंगे। और जो उत्कृष्ट पेशी होती है वर्ग संख्या 18 में, ये उत्कृष्ट पेशी इनके बीच में बहुत ही वीक, बहुत ही दुर्बल आकर्षण बल पाया जाता है। जैसे हीलियम के दो परमाणु हैं, तो इनके बीच में बहुत ही दुर्बल आकर्षण बल होगा, तो ये दोनों कभी भी एक दूसरे से टच होकर के सटीक बहुत ही नजदीक नहीं आएंगे, थोड़ी दूर दूर ही रहते हैं। इनके बीच की, इनका भी त्रिज्या मापने का कोई दूसरा तरीका तो है नहीं। हालांकि सटीक त्रिज्या तो नहीं आएगी, ये भी दोनों के बीच की दूरी का आधा करेंगे, लेकिन अपने पास में दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं है, तो त्रिज्या फिर इसी तरह से मापनी पड़ेगी। त्रिज्या का मान हालांकि ज्यादा आएगा, लेकिन दूसरा तरीका नहीं है, तो ऐसे ही मापनी पड़ेगी। इस तरह से त्रिज्या मापेंगे। इनके बीच में जो दुर्बल आकर्षण बल लगता है उसका नाम होता है वान डेर वाल आकर्षण बल। तो इनकी त्रिज्या को अपन कहेंगे वान डेर वाल त्रिज्या। देखिए
तीन प्रकार की त्रिज्या होगी। सबसे पहले सहसंयोजी त्रिज्या। कोई भी दो परमाणु अगर सहसंयोजी बंध से जुड़े हुए हैं, जैसे मान लो क्लोरीन के दो परमाणु हैं और ये दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके साझेदारी से जुड़े हुए हैं, तो इनकी बीच की दोनों के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा इसकी सहसंयोजी त्रिज्या हो जाएगी। धात्विक बंध, धातुओं के परमाणु इस तरह से सटे हुए रहते हैं और उनके बीच में आकर्षण बल जो लगता है उसको धात्विक बंध कहते हैं। यहाँ पर इन दोनों के बीच की जो नाभिकों के बीच की दूरी है उसका अपन 1/2 करेंगे, उसको धात्विक त्रिज्या कहेंगे। और अगर किसी उत्कृष्ट गैस के परमाणु है, जैसे नियोन के परमाणु है मेरे पास, तो इनके बीच में जो आकर्षण बल लगता है उसका नाम होता है वान डेर वाल आकर्षण बल। बहुत ही दुर्बल आकर्षण बल होता है, तो ये दूर दूर रहेंगे। दोनों नियोन की साइज बराबर होगी, यहाँ पर ध्यान दीजिए, सॉरी छोटी बड़ी बन रही है, लेकिन दोनों जो नियोन है इनकी जो साइज है वो बराबर होगी, ये लीजिए। लेकिन होंगे दोनों दूर दूर, बीच में पर्याप्त स्पेस रहेगा। इन दोनों के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा करेंगे तो उसको अपन कहेंगे वान डेर वाल त्रिज्या। सटीक त्रिज्या का मापन हालांकि किसी में भी नहीं हो रहा है, लेकिन त्रिज्या मापने का दूसरा अपने पास में ऑप्शन भी नहीं है। तो किसी भी परमाणु की अगर सहसंयोजी त्रिज्या मापी जाती है तो उसका मान सबसे कम आएगा। आप देख सकते हैं तीनों उदाहरण आपके सामने लिखे हुए हैं, तीनों में से कौन से में त्रिज्या का मान कम आएगा और कौन से में त्रिज्या का मान ज्यादा आएगा, ये आप जो सामने लिखे हुए हैं इनकी सहायता से बहुत ही आसानी से देख करके बता सकते हैं। आपके सामने आपको साफ साफ दिख रहा है कि क्लोरीन की त्रिज्या मापेंगे तो उसका मान सबसे कम आएगा, क्योंकि क्लोरीन में दोनों परमाणु आपस में अच्छी तरह से विलगित हो गए। जैसे ये मान लीजिए कॉपर के परमाणु हैं, तो इनकी त्रिज्या वास्तव में जो है उससे क्लोरीन वाले से जितनी आनी चाहिए उससे थोड़ी ज्यादा है। और वान डेर वाल त्रिज्या का मान अगर आप ज्ञात करोगे तो इसका मान तो सबसे ज्यादा है। जैसे आपको नॉर्मली कॉपर का उदाहरण बताऊं, मान लीजिए कॉपर के दो परमाणु हैं, इन दोनों के बीच की दूरी 256 पिकोमीटर होती है, तो फिर कॉपर की त्रिज्या को अपन मानेंगे 256/2, 128 पिकोमीटर त्रिज्या मानी जाएगी। ये तरीका होता है। जैसे क्लोरीन के दोनों परमाणुओं के बीच में दूरी होती है 198 पिकोमीटर, तो त्रिज्या अपने पास में आएगी 99 पिकोमीटर। त्रिज्या ज्ञात करने का ये तो होता है तरीका। अब बात कर लेते हैं आवर्त सारणी और त्रिज्या, इसमें क्या संबंध है। आवर्त सारणी और त्रिज्या का संबंध ज्ञात करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, प्रभावी नाभिकीय आवेश ये क्या होता है और किसे कहते हैं। जेड इफेक्टिव, शॉर्ट में इसको जेड इफेक्टिव बोलते हैं। जैसे ये कोई परमाणु का नाभिक है और ये इसके चारों तरफ बाहर की कक्षा है। नाभिक में अपने को पता है कि प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। क्योंकि न्यूट्रॉन तो उदासीन है, लेकिन प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो नाभिक में प्लस चार्ज होगा हमेशा, और बाहर इलेक्ट्रॉन पर होता है माइनस चार्ज। तो नाभिक क्या करता है, इन इलेक्ट्रॉनों को हमेशा अंदर की ओर आकर्षित करेगा। और किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित है वह प्रभावी आवेश जो इलेक्ट्रॉनों को अंदर की ओर आकर्षित करता है उसे प्रभावी नाभिकीय आवेश कहते हैं। यानी नाभिक के अंदर जो प्रोटॉनों का आवेश है उसी को प्रभावी नाभिकीय आवेश कहते हैं। परमाणु क्रमांक को प्रभावी नाभिकीय आवेश परमाणु क्रमांक को ही कहा जाता है। भाई प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक ही कहते हैं, तो प्रभावी नाभिकीय आवेश और परमाणु क्रमांक और प्रोटॉनों की संख्या तीनों एक ही चीज है, आप ये मान सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अपना आगे, अगर आप आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाएंगे, यानी आप जा रहे हैं लेफ्ट टू राइट, तो उस स्थिति में क्या होगा। जैसे आप दूसरे आवर्त में बाएं से दाएं जा रहे हैं, एक ही आवर्त में आपको सीधा बाएं से दाएं जाना है, उस स्थिति में होता क्या है, ये जैसे परमाणु है, आप बाएं से दाएं जा रहे हैं, तो बाएं से दाएं जाने पर परमाणु क्रमांक बढ़ेगा, पता है आपको। दूसरे आवर्त में मान लीजिए आप बाएं से दाएं जा रहे हैं, दूसरे आवर्त का मतलब क्या हुआ कि उस परमाणु के लिए n का मान 2 है, यानी उसके नाभिक के चारों ओर 2 कक्षाएं हैं, उन 2 ही कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन रहेंगे। जैसे दूसरा आवर्त लिथियम से लेकर के और नियोन तक होता है, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन और नियोन तक होता है।
तो लिथियम से लेकर के और नियोन तक सभी परमाणु इसी प्रकार के होते हैं। नाभिक के चारों ओर 2 कक्षाएं, यानी 2 कक्षाओं में सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे लिथियम जो ये होता है, लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो पहली कक्षा में, तीसरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। फिर आप बेरिलियम में गए, 1 इलेक्ट्रॉन और जुड़ गया। बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। यानी साइज नॉर्मली अगर आप देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि साइज नहीं तो कम हुई है, नहीं ज्यादा हुई, लेकिन परिवर्तन हुआ है। देखिए कैसे हुआ, बाहर इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, परमाणु क्रमांक भी तो बढ़ रहा है। परमाणु क्रमांक लिथियम का 3 होता है, फिर 4 5 6 7 8, नियोन का परमाणु क्रमांक 10 पहुंच जाता है। यानी जो नाभिक के अंदर प्रोटॉनों की संख्या वो बढ़ रही है, नाभिक के अंदर पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन तो वहीं पर है, इलेक्ट्रॉन दूर नहीं गए, इलेक्ट्रॉन तो वहीं है, और नाभिक के अंदर आवेश बढ़ रहा है, यानी प्रभावी नाभिक आवेश बढ़ गया। लिथियम के नाभिक में 3 ही प्रोटॉन है, जबकि नियोन के नाभिक में 10 प्रोटॉन हो गए। तो यहाँ पर अगर 10 प्रोटॉन हो गए तो वो बाहर वाली कक्षा को ज्यादा स्ट्रांगली अंदर की ओर आकर्षित कर लेंगे। एक तो 3 ही प्रोटॉन बाहर वाली कक्षा को अंदर आकर्षित करेंगे, और एक 10 प्रोटॉन बाहर वाली कक्षा को अंदर आकर्षित करेंगे, तो ज्यादा स्ट्रांगली अंदर की तरफ आकर्षित करेंगे। और उस स्थिति में जो बाह्यतम कक्षा है उसको अगर आप ताकत लगा करके अंदर की ओर खींचेंगे तो ये थोड़ी नजदीक आ जाएगी, यानी साइज क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। तो ये प्रभाव पड़ता है बाएं से दाएं जाने में। बाएं से दाएं जाने पर प्रभावी नाभिक के आवेश में देखिए लगातार क्रमिक वृद्धि हो रही है। ये देखिए प्रभावी नाभिक के आवेश बढ़ने के कारण प्रभावी नाभिक के आवेश बाह्यतम कक्षा को प्रबलता से अंदर की ओर आकर्षित करता है। परिणाम स्वरूप आकार यानी त्रिज्या में कमी हो जाती है। बाएं से दाएं जाने पर परमाणुीय त्रिज्या में हो गई कमी, और इसका कारण है प्रभावी नाभिकीय आवेश Z। ये तो बात हो गई बाएं से दाएं जाने। अब अपन बात करेंगे ऊपर से नीचे आकर। तो अभी जैसे आप लिथियम से बाएं से दाएं चले गए, अब अपन ऊपर से नीचे आएंगे। यह आसान है, और इसमें अपन ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे। तो अभी जब आप बाएं से दाएं गए थे तो ये तो आपने कर दिया कि बाएं से दाएं जाने पर त्रिज्या में हो गई कमी, और कारण हो गया प्रभावी नाभिकीय आवेश। अब बात करेंगे ऊपर से नीचे। अगर आप ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं तो त्रिज्या में वृद्धि होती है, बाएं से दाएं कमी होती है, ऊपर से नीचे होती है वृद्धि। अब वृद्धि होने का कारण क्या होगा, देखिए ये अपना आवर्त सारणी में आवर्त संख्या है 2। पहला आवर्त ऊपर रह गया जिसमें 2 ही तत्व होते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। ये दूसरा आवर्त है, ये तीसरा आवर्त, चौथा आवर्त, पांचवा आवर्त, इस तरह से आवर्त सारणी के आवर्त है। आवर्त का मतलब ये n के मान होते हैं, अर्थात इस लाइन में जितने भी तत्व आएंगे उनके नाभिक के चारों ओर n का मान 2, यानी 2 कक्षाएं होंगी। नाभिक के चारों ओर केवल 2 ही कक्षाएं होंगी, जैसे मैंने अभी लिखा था। इस लाइन में जितने भी तत्व आ गए उनके नाभिक के चारों ओर 3 कक्षाएं होंगी। इस लाइन में जितने भी तत्व हैं सबके नाभिक के चारों ओर n बराबर 4 है, यानी 4 कक्षाएं हैं। यानी लिथियम से अगर आप सोडियम में आएंगे तो नाभिक के चारों ओर n का मान बढ़ गया, यानी नाभिक के चारों ओर एक नई कक्षा जुड़ गई। लिथियम तो इस प्रकार का होगा, देखिए ये नाभिक के चारों ओर 2 ही कक्षाएं रहेंगी। और सोडियम में अगर आप आओगे तो ये सोडियम हो गया, सोडियम में एक नई कक्षा जुड़ गई, n का मान 3 हो गया। पोटेशियम में आओगे तो एक नई कक्षा और जुड़ जाएगी, n का मान 4 हो गया। तो आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि साइज कम हो रही है या ज्यादा हो रही है, क्योंकि बाहर कक्षाएं बढ़ रही हैं, n का मान बढ़ रहा है, तो n के मान में वृद्धि होने के कारण त्रिज्या में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। वृद्धि होने का कारण हो गया n के मान में वृद्धि। तो इसलिए जो भी परमाणु होगा उसमें अगर आप बाएं से दाएं जाओगे तो त्रिज्या में कमी होती है, कारण होता है प्रभावी नाभिकीय आवेश, और ऊपर से नीचे आने पर त्रिज्या में होती है वृद्धि, और इसका कारण होता है n के मान में वृद्धि।
इसके बाद में वीडियो हालांकि थोड़ा सा बड़ा बन रहा है, बस अभी 2 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। एक आयनिक त्रिज्या है 2 मिनट का टॉपिक, क्योंकि त्रिज्या चल रही है तो त्रिज्या को एक ही वीडियो में कंप्लीट कर देते हैं। आयनिक त्रिज्या क्या होती है? किसी आयन की त्रिज्या, अगर किसी परमाणु में आप इलेक्ट्रॉन जोड़ दें या घटा दें तो आयन बन जाते हैं। जैसे मैंने सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो ये धनायन बन गया, क्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया तो ये बन गया धनायन, और इनकी त्रिज्या को अपन कहेंगे आयनिक त्रिज्या। किसी धनायन की त्रिज्या हमेशा जनक परमाणु से कम होती है, यानी Na+ की जो त्रिज्या है वो सोडियम से कम होगी, सोडियम की साइज बड़ी है और Na+ की कम है। जबकि ऋणायन की त्रिज्या जनक परमाणु से होती है बड़ी, क्लोरीन की तुलना में Cl- की साइज बड़ी होगी। कारण यहां पर आपने क्या किया, सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, बाहर इलेक्ट्रॉन कम हो गए। भाई देखो धनायन बना, ये भाई एकदम कक्षा है, मान लीजिए ये इसमें मान लीजिए कुछ इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है मान। अब धनायन बनाने के लिए आप क्या करोगे, इलेक्ट्रॉन को कम कर दोगे, तो अब बाहर वाले कक्षा में इलेक्ट्रॉन 3 ही बचे। नाभिक को आपने छेड़ा नहीं है, प्रभावी नाभिक आवेश कितना ही है, तो पहले तो वही प्रभावी नाभिक आवेश 4 इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित कर रहा था, और अब वही प्रभावी नाभिक आवेश केवल 3 इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करना पड़ेगा, तो ज्यादा ताकत लगेगी। ज्यादा ताकत लगेगी तो बाह्यतम कक्षा को अंदर की तरफ आकर्षित कर लेगा और इसकी साइज कम हो जाएगी। जबकि ऋणायन बनाते समय अपने को इसमें एक इलेक्ट्रॉन और जोड़ना पड़ेगा, 4 के 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो पहले तो इस नाभिक को 4 इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करना पड़ रहा था, और अब 5 इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करना पड़ेगा इसे। तो 4 की तुलना में 5 इलेक्ट्रॉनों पर प्रभाव कम लगेगा, तो 5 इलेक्ट्रॉनों पर उतना प्रभाव नहीं लगने के कारण कम आकर्षित कर पाएगा, तो इसकी साइज थोड़ी बड़ी हो जाएगी। यानी इलेक्ट्रॉन जोड़ करके ऋणायन बनाओगे तो साइज बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन निकाल करके धनायन बनाओगे तो साइज कम हो जाएगी। अगर आपके पास में ऐसी कोई स्पीशीज है जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर हो तो उनको सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज कहते हैं। सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज देखिए, जैसे अपन आवर्त सारणी में कैसे भी आप सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज बना सकते हो। जैसे मैं नाइट्रोजन से कुछ आगे वाले तत्व लिखता हूं, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद में ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियोन, फिर आ जाएगा जैसे पोटेशियम, कैल्शियम, ये तत्व आ गए। इनके परमाणु क्रमांक देखिए 7, 8, 9, 10, 11 और 12। कोई से में भी इलेक्ट्रॉन बराबर नहीं है, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 8 है, इसमें 11 है, इसमें 12 है। अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर हो जाए, जैसे नियोन में 10 इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन में मैं 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ दूं, F- लिख दूं, तो अब इसमें 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, 9 और 1 ये जोड़ दिया 10 इलेक्ट्रॉन, इन दोनों में 10-10 इलेक्ट्रॉन हो गए। ऑक्सीजन में 8 ही है, इसमें मैंने 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए तो इसमें भी 10 हो गए। नाइट्रोजन में 7 ही है, मैंने 3 जोड़ दिए, तो इन सब में 10-10 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसमें 11 है तो मैं 1 इलेक्ट्रॉन निकाल देता हूं, इसमें 12 है तो मैं 2 निकाल देता हूं। अब ये जितनी भी स्पीशीज लिखी हुई है सब में 10-10 इलेक्ट्रॉन है। ऐसी स्पीशीज को कहा जाता है सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। और अगर ऐसे उदाहरण आ जाएं सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, सभी में इलेक्ट्रॉन बराबर है, तो त्रिज्या किसकी कम या ज्यादा होगी? जिसका प्रभावी नाभिक आवेश ज्यादा होगा उसकी त्रिज्या ज्यादा होगी, यानी कम होगी। कैल्शियम की त्रिज्या सबसे कम होगी, और नाइट्रोजन का जो ऋणायन है उसकी त्रिज्या सबसे ज्यादा होगी। ध्यान रखना, प्रभावी नाभिक आवेश ज्यादा होगा तो त्रिज्या कम होगी। अभी आपने देखा था कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं गए थे, प्रभावी नाभिक आवेश बढ़ने के कारण त्रिज्या कम हुई थी। तो सबसे ज्यादा प्रभावी नाभिक आवेश वाले की त्रिज्या सबसे कम, और सबसे कम प्रभावी नाभिक आवेश वाले की त्रिज्या सबसे ज्यादा। और इसी के साथ में आज का वीडियो कंप्लीट होता है। आज की क्लास अपनी यहीं पर खत्म होती है। पहला गुण परमाणु और आयनिक त्रिज्या कंप्लीट होते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट लिख करके जरूर बताइए। आपको कहीं पर भी कोई भी कमी लग रही है, आपको कोई चीज नहीं समझ में आ रही है, वो कमेंट के द्वारा हम तक जरूर पहुंचाइए, ताकि अगले वीडियो में हम उस कमी को दूर करने का प्रयास करें। धन्यवाद। जय हिंद।